हाय, वेलकम टू क्राइम कहानी। मैं आपकी होस्ट आस्था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एपिसोड 4। जुलाई 2019 एक वेल्दी फाइनेंशियर जिसके कनेक्शंस प्रेसिडेंट्स, बिलियनियर्स, मल्टी मिलियनियर्स, लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और रॉयल्टी तक के साथ थे, सडनली अरेस्ट हो जाता है, वो भी क्राइम्स इन्वॉल्विंग माइनर्स। ऐसा क्या हुआ था और एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं, इसके बारे में आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड and don't forget to like, comment, share and subscribe to the YouTube channel and follow us on Instagram with the name Crime Kahani. जेफरी एप्स्टीन का पूरा नाम था जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। वो एक ज्यूइश था और वो 1953 में ब्रुकलिन में पैदा हुआ था। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में एक शहर है और वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से था। हालांकि वो नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं था, वो काफ़ी इंटेलिजेंट था। बचपन से ही वॉज लाइक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी किड। ही वॉज वेरी गुड विद नंबर्स, मैथ्स में बहुत अच्छा था और 5 साल की उम्र से ही वो पियानो बजाता था बहुत अच्छा। वो एक नर्डी टाइप का बच्चा था, आप उसको एक नर्डी टाइप का बच्चा कह सकते हो। और उसकी टीचर्स भी उससे काफ़ी इम्प्रेस रहती थी। वो काफ़ी शाय रहता था, कम बोलता था, बट ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग। बिकॉज उसके पेरेंट्स कोई बहुत वेल ऑफ नहीं थे, तो साइड पे कुछ इनकम अर्न करने के लिए वो अपने ही क्लासमेट्स को या जूनियर्स को ट्यूटर करता था, जिससे उसको एक साइड पे पॉकेट मनी मिलती थी। उसके पेरेंट्स जो थे बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से थे, ज्यूइश थे, अमेरिका में सेटल हुए थे। उसके फादर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक गार्डनर का काम करते थे, ग्राउंड्स कीपर का काम करते थे। और उसकी मदर स्कूल एड की तरह कभी कभी हेल्प करती थी। मोस्टली वो एक होम मेकर थी। जैसे कि मैंने बताया, एप्स्टीन मैथ्स में बहुत अच्छा था, तो उसने आगे चलकर अपने स्कूल के बाद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन मिला और उसने वहाँ पर मैथमेटिकल फिजियोलॉजी पढ़ी। मैथमेटिकल फिजियोलॉजी की डिग्री उसने स्टार्ट तो कर दी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, बट उसको ख़त्म करने से पहले ही उसने कॉलेज छोड़ दिया ना। उसने कॉलेज क्यों छोड़ा, क्या सर्कमस्टांसेस थे, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ढूंढ पाई, बट ये समझ आया आगे की चीज़ों को देखते हुए कि उसके सामने शायद कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई थी जिसकी वजह से उसने सोचा कि डिग्री कंप्लीट करके कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये उसकी मेंटालिटी आगे भी कई चीज़ों में दिखी है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सिर्फ पढ़ाई करने से या मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू नेटवर्क, आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, तभी आपको जो चीज़ चाहिए वो आप हासिल कर सकते। उसने जो अपनी फर्स्ट जॉब की थी वो की थी 1974 में, जिस टाइम पे उसने अपनी डिग्री बीच में छोड़ दी थी। उसकी वो फर्स्ट जॉब थी एज अ स्कूल टीचर। न्यूयॉर्क में एक एलीट डाल्टन स्कूल नाम से एक स्कूल था, जहाँ पर उसने मैथ्स पढ़ाने के लिए एक जॉब ली थी। नाउ अगर आप न्यूयॉर्क वैसे भी एक ऐसी रेपुटेशन रखते हैं जहाँ पे काफ़ी हाई प्रोफाइल, हाई सोसाइटी लोग रहते हैं। अब उस स्कूल में बिना डिग्री के, इतने हाई प्रोफाइल एलीट स्कूल में उसको एक मैथ टीचर की जॉब कैसे मिली, इसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत थ्योरीज हैं, बट डेफिनेटली उसको कनेक्शंस के थ्रू ही मिली। क्योंकि बाद में ये भी पता चला कि ही हैड सम कनेक्शंस विद द प्रिंसिपल मे बी, और मे बी ही ब्लैकमेल्ड, और ही डिड समथिंग, डेफिनेटली ही डिड समथिंग, इट वॉज फिशी। He was good at math, but there was no excuse for him to be teaching at such a privileged school without a degree. So obviously अब इतने बड़े स्कूल में आप पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे अमीर घर के बच्चे भी आते हैं जिनके पेरेंट्स ऑब्वियसली बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस होल्ड करते हैं सोसाइटी में। ऐसे करके उसने नेटवर्किंग करनी शुरू की एज अ टीचर। पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स आते थे बच्चों के, उन बच्चों से भी नेटवर्किंग करनी शुरू की, क्योंकि उन बच्चों का भी सर्कल ऐसे ही बच्चों के साथ होता था जो हाई सोसाइटी के ही बच्चे हैं। ऐसे ही एक कनेक्शन के थ्रू उसको वॉल स्ट्रीट में एक जॉब मिली। ऐसा भी बिलीव किया जाता है कि जब वो स्कूल में टीचर था तो वो बच्चों की जो पार्टीज होती थी उनको भी अटेंड करता था, विच इज़ not very appropriate for a teacher to attend. He was 21 years old when he was attending those parties, and it was also observed that he
used to pay special attention to the female students in his class and he was also very flirty with them. Now coming back to उसको उसी स्कूल के किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स के थ्रू वॉल स्ट्रीट पे एक जॉब मिली, तो उसने उन पेरेंट्स को अपनी एक्सेप्शनल मैथ नॉलेज से इम्प्रेस किया और उन पेरेंट ने उसको वॉल स्ट्रीट पे एक जॉब दिलाई, उसको इंट्रोड्यूस किया एलन ग्रीनबर्ग जो बियर एंड स्टर्न्स में थे, तो उसको बियर एंड स्टर्न में जॉब ऑफर होगी. नाउ एनीबडी हु नोज द कॉर्पोरेट वर्ल्ड नोज कि बियर एंड स्टर्न इज अ वेरी रेप्यूटेड फर्म. नाउ 76 से 81 तक जब वो बियर एंड स्टर्न्स में था तो ऑब्वियसली ही वाज क्लाइंबिंग अप द लैडर, काफ़ी सीनियर पोजीशंस पे वो आ गया था. ही वॉज ट्रैवलिंग अ लॉट एंड वहीं उसी ट्रैवल में वो बहुत अमीर लोगों से भी मिलता था क्योंकि बियर एंड स्टर्न्स के जो क्लाइंट्स थे वो काफ़ी वेल्दी लोग थे, तो उसका जो नेटवर्किंग था वो काफ़ी बड़े बड़े लोगों से था. दिस इज़ हाउ ही गॉट टू मीट सो मेनी वेल्दी पीपल जो फ्यूचर में उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी बनेंगे जिनसे और जिन लोगों ने उसकी कंपनी जो उसने बाद में खोली बियर एंड स्टर्न्स के बाद उसमें भी पार्टिसिपेट किया. इन 81 व्हेन ही वाज आस्क्ड टू लीव बियर एंड स्टर्न्स उसने फिर अपनी खुद की कंसल्टिंग फर्म खोली और उसने वो फर्म करीब 6 साल चलाने की कोशिश की 87 तक. बट उसके बाद थोड़े अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद 87 में ही ज्वाइंड अ कंपनी जो उसके ही एक दोस्त ने बनाई थी एंड बाद में पता लगता है कि वो एक कंपनी एक पॉन्जी स्कीम थी. पॉन्जी स्कीम क्या होता है? एक तरह से एक पिरामिड स्कीम जो बेसिकली फ्रॉड करती है लोगों के साथ. उसने ये कंपनी ज्वाइन तो की थी, 2 साल में उसने वहाँ पे काफ़ी कुछ देख लिया था, काफ़ी पैसा भी कमा लिया था एंड और काफ़ी नेटवर्किंग भी कर ली थी. बट उसको समझ आ गया था ये पॉन्जी स्कीम है. उससे पहले वो स्कीम पकड़ी जाती उसने वो कंपनी छोड़ दी, अपना सब कुछ वहाँ से हटा लिया और ही लेफ्ट द कंपनी 2 साल बाद ही 89 में. एंड 89 में उसने जब कंपनी छोड़ी उसके थोड़े टाइम बाद ही वो पॉन्जी स्कीम रिवील हो गई, एक्सपोज हो गई. उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे क्योंकि जिस टाइम पे ये सब प्रूफ हुआ और ये सब कुछ सबके सामने आया एप्स्टीन वो कंपनी छोड़ चुका था. ये एक और रीज़न बन गया लोगों का ये थियोराइज करने के लिए कि हो सकता है एप्स्टीन ने ही ये सब एक्सपोज किया हो. उसका जो दोस्त था जब उसने कोर्ट में अपने स्टेटमेंट्स दिए तो उसने ये बोला कि एप्स्टीन भी इक्वली इन्वॉल्व था मेरे साथ, बट एप्स्टीन के ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाई. 86 में वो एक इंसान से मिला जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था. उनका नाम है लेस्ली वेक्सनर. आप सब में से कई लोगों ने विक्टोरिया सीक्रेट नाम का एक ब्रांड है उसके बारे में सुना होगा. लेस्ली वेक्सनर का वो वन ऑफ द फ्यू बिजनेस है, वन ऑफ द फ्यू ब्रांड्स जो लेस्ली वेक्सनर ने को फाउंड किया था. उसके अलावा भी उसके बहुत अलग अलग सक्सेसफुल बिजनेसेस और ब्रांड्स थे. विक्टोरिया सीक्रेट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. समहाउ एप्स्टीन को लेस्ली वेक्सनर का जो बिजनेस था, पूरा बिजनेस, नॉट जस्ट विक्टोरिया सीक्रेट, पूरा का पूरा बिजनेस जो था वो मैनेज करने के लिए मिल गया था. और उसने उस टाइम पे जब वो लेस्ली वेक्सनर के बिजनेसेस को मैनेज कर रहा था, ऑब्वियसली विक्टोरिया सीक्रेट वाज अ पार्ट ऑफ इट, तो उसने बहुत सारे विक्टोरिया सीक्रेट के मॉडल्स को भी डेट किया था. तो इस तरीके से वो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की साइड पे भी स्टेप कर चुका था. सो उसका जो एक्सेस था लड़कियों तक पहुंचने का वो बहुत इजी होता गया, उसका लाइफस्टाइल वैसा बनता गया. 2019 में जेफरी एप्स्टीन को एक जॉइंट ऑपरेशन में अरेस्ट किया गया था. ये जॉइंट ऑपरेशन किया था FBI ने और NYPD ने. FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI है, मतलब वो एक नेशनल लेवल पे होता है. और NYPD था न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट. इन लोगों ने जुलाई 6 2019 को एप्स्टीन एक प्राइवेट जेट से टीटरबरो एयरपोर्ट है एक वहाँ पर न्यू जर्सी में, वहाँ से कहीं जा रहा था. उसको उस एयरपोर्ट पे उन लोगों ने अरेस्ट किया एंड उसी सेम टाइम पे जब एप्स्टीन को अरेस्ट कर रहे थे एक दूसरी टीम उसके न्यूयॉर्क वाले घर में गई. वहाँ पे उसका ताला तोड़ा उन्होंने और उसके अंदर घुस के उन लोगों ने सर्च वारंट के साथ पूरे उसका जो मैंशन था उसको सर्च किया और वहाँ से सारा एविडेंस इकट्ठा किया. और उस एविडेंस में उनको मिला बहुत सारी यंग गर्ल्स और विमेन की न्यूड फोटोज़. तो ये सारी फ़ोटोज़ कहाँ से आई,
एंड ये सब क्यों हुआ, उसको अरेस्ट क्यों किया गया, अब हम इस बारे में बात करेंगे। इस सब की शुरुआत होती है 2005 में। 2005 मार्च में एक छोटी सी 14 साल की लड़की अपने पेरेंट्स को ये कन्फेस करती है कि उसको एक अमीर आदमी के बंगले पे उसकी एक क्लासमेट लेके गई और वहाँ पर उससे उन्होंने मसाज करवाई और उसको उसके बदले पैसे दिए ना। रॉयल पाम बीच स्कूल में वो लड़की पढ़ती थी। ये बहुत शॉकिंग था। पाम बीच एक बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी है, बट वहाँ पर बहुत अमीर लोग रहते हैं। एंड जहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है वहाँ सारे ही अमीर रहते हैं, कोई ऐसे ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन लोग भी रहते हैं। हर क्लास के लोग रहते हैं। बट पाम बीच में एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैंशंस हैं। जेफरी एप्स्टीन का बंगला भी वहाँ पर ही था, अभी भी है इनफैक्ट। और उस 14 साल की लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे ही स्कूल में एक लड़की पढ़ती है जो मुझे वहाँ लेके गई थी। उसने कहा था कि सिर्फ मसाज करनी है और उसके बदले हमें पैसे मिलेंगे। तो वो लड़की वहाँ चली गई। वाई शी कंप्लेन व्हेन शी ऑलरेडी न्यू उसको मसाज देनी है और उसको पैसे मिलेंगे। Why she complained about it was because eventually it will be found that she was asked to massage Epstein by removing her clothes and that made her feel uncomfortable. But आप एक अंडरस्टैंड कर सकते हो, एक 14 साल की लड़की एक ऐसी सिचुएशन में है, एक ऐसी जगह पे है जहाँ वो किसी को नहीं जानती, एक बंगले में एक कमरे के अंदर है, शी डजंट नो उसके साथ क्या हो जाएगा। तो rather than कोई कुछ उससे फोर्सफुली करवाए, उसने willingly वो मसाज करी and took the money and got out of there. But it was a horrifying experience for her. तो somehow उसने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई और उसके पेरेंट्स ने immediately करेक्ट स्टेप लेते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया। नेक्स्ट मंथ अप्रैल में पाम बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है इस केस के ऊपर। और जब वो एप्स्टीन के घर के बाहर जाती हैं, अभी ऑब्वियसली किसी बेसिस पे अरेस्ट वारंट तो निकल नहीं सकता, ऊपर से एप्स्टीन इज़ अ वेरी बिग नेम, तो थोड़ा डिफ़िकल्टी था। तो उन लोगों ने कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, पहले घर के आसपास देखा, थोड़ा मॉनिटर किया कि क्या हो रहा है, कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर निकल रहा है, कब कब, थोड़े दिन तक ऑब्जर्व किया, देखा। उन्होंने भी ऑब्जर्व किया कई बार छोटी लड़कियां अंडर एज गई हैं, आई हैं, निकली हैं, और जब जब एप्स्टीन होता था स्पेसिफिकली तब ना उन्होंने घर के आसपास जो जैसे डस्टबिन्स वगैरह होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा देखा कि घर से जो गार्बेज निकल रहा है उसके अंदर क्या है, मे बी उसके अंदर कुछ क्लूज निकले। और उसके अंदर उनको वो मैसेज स्लिप्स मिली जिनके ऊपर वो टेलीफोन मैसेजेस लिखे होते थे कि इस लड़की ने इतने बजे आना है। जिस लड़की ने फर्स्ट कंप्लेन की थी पुलिस को और उसने बताया था कि मैं इस दिन इस टाइम पे गई थी उनके बंगलों पर, वो टाइम का मैसेज स्लिप उनको मिल गया था उस लड़की के नाम के साथ। दैट वाज प्रूविंग कि वो लड़की सच बोल रही है और वो सच में इस घर में आई थी, क्योंकि टेलीफोन मैसेज का स्लिप उनको मिल गया ना। उनको उस मैसेज के अलावा और भी लड़कियों के नाम से मैसेजेस उस गार्बेज बैग से मिले। अप्रैल से अक्टूबर के बीच में द पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेटेड। अप्रैल से अक्टूबर तक इतना टाइम इसलिए लग गया पुलिस को क्योंकि एक पिरामिड स्कीम बाहर निकल के आई। 14-year-old लड़की जिसने ये इनिशियली पुलिस कंप्लेन की थी, उसके केस से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। गार्बेज बैग में और लड़कियों के नाम मिले और लड़कियों के एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स मिले। उन लड़कियों से जब पूछताछ शुरू की तो जैसे उस 14-year-old लड़की ने कहा था कि मुझे एप्स्टीन के घर पे मेरी ही एक क्लासमेट लेके गई थी, तो उस लड़की से पूछा आप कैसे वहाँ तक पहुँचे, तो उसने कहा मुझे कोई और लेके गया था जो उसी स्कूल में थी लड़की। फिर ऐसे करते 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 बहुत सारी लड़कियाँ, कम से कम 30 to 35 लड़कियाँ निकली जो किसी न किसी और लड़की के कहने से वहाँ तक पहुँची थी।
तो इतना टाइम पुलिस को ये एविडेंस गैदर करने में मिला और सबकी स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर थी, तो एक पैटर्न बन चुका था। ये इन्वेस्टिगेशन करते करते क्या हुआ कि ये बात बाहर आ गई एंड वन ऑफ द असिस्टेंट्स, एप्स्टीन के वन ऑफ द असिस्टेंट्स को ये बात पता चली कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो उसने वो इतनी सारी लड़कियों में से एक लड़की को उसने कॉल करके पूछताछ करने की कोशिश की कि क्या पूछ रही है पुलिस और तुमने उनको क्या बोला। तो ये बात भी पुलिस को पता लग जाती है और साथ ही साथ पुलिस अंडरकवर ऑपरेशन भी करती है। अंडरकवर एक पुलिस ऑफिसर एप्स्टीन के घर के आसपास रहता है थोड़ा टाइम, फिर वहाँ पे उसके जो वर्कर्स होते हैं उनसे दोस्ती करता है। तो एप्स्टीन का जो बटलर होता है उससे वो अंडरकवर कॉप कुछ बातचीत करता है और उसको नहीं पता होता कि वो एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा है। तो वो उस पुलिस ऑफिसर को एक एप्स्टीन का जर्नल बेचने की कोशिश करता है। उस जर्नल में सारे लड़कियों के नाम नंबर लिखे होते हैं और वो उस पुलिस ऑफिसर को ये तक बताता है कि एप्स्टीन के बारे में जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो बिल्कुल सही चल रही है और ऐसा ऐसा होता था घर पे, मैं देखता था। पूल पार्टीज होती थी जिसमें अंडर एज लड़कियाँ आती थी, दे यूज्ड टू बी नेकेड एंड एप्स्टीन यूज्ड टू हैव इंटीमेट रिलेशंस विद देम, ही यूज्ड टू रिकॉर्ड देम। पूरे घर में कैमरास लगे होते थे, हर कमरे में रिकॉर्डिंग्स होती थी। So and he used to record them and he used to keep those recordings to himself and later मैंने उसको देखा है अपने कंप्यूटर पे उन रिकॉर्डिंग्स को देखते हुए। So this is what the butler told the police officer. Now ऑब्वियसली बटलर को नहीं पता था वो पुलिस ऑफिसर है, तो ये जो थी स्टेटमेंट वो यूज़ नहीं कर सकते थे किसी भी तरह से एप्स्टीन के अगेंस्ट। बट अब एटलीस्ट उनको ये कंफर्म हो गया था कि यहाँ पे वो एक लड़की के इंसिडेंट से तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, देयर इज समथिंग बिग गोइंग ऑन हियर। सो 2005 मार्च से शुरू हुआ केस करीब करीब अक्टूबर में जाके उनके पास इतना एविडेंस इकट्ठा होता है कि अक्टूबर 20 को वो लोग सर्च वारंट निकलवाते हैं एप्स्टीन के घर का और उस सर्च वारंट से उन लोगों को एक ये उम्मीद थी कि कम से कम हमें इतना एविडेंस मिल जाएगा कि हम अरेस्ट वारंट निकलवा पाएँ। अब अक्टूबर 20 को सर्च वारंट से सर्च करने के लिए तो वो घुस जाते हैं एप्स्टीन के एल बिलो वे पे जो उसका मैंशन है पाम बीच पे उसमें, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर्स जितने भी थे वो गायब थे। इसका मतलब एप्स्टीन तक ये इन्फॉर्मेशन पहले ही पहुँच चुकी थी और इसी के साथ कंप्यूटर्स में जितनी भी वीडियोस फोटोज़ जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी एविडेंस था, वो सब उन कंप्यूटर्स के साथ गायब हो जाता है। 2006 अब 2005 से 2006 हो जाता है। मई में जाके एप्स्टीन के अगेंस्ट पुलिस एक केस फाइल करती है और साथ में उसके 2 असिस्टेंट्स के अगेंस्ट भी चार्जशीट डालती है और बेसिकली उसके ऊपर जो चार्जेस लगे होते हैं वो होते हैं अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट माइनर्स। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो साथ ही में एप्स्टीन भी अपने लॉयर्स हायर कर लेता है। जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस तरीके से उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वो लॉयर अप कर लेता है एंड वो भी उन विटनेसेस जितने भी पोटेंशियल विटनेसेस जिनसे पुलिस बात कर रही है उनके बैकग्राउंड्स उसके लॉयर्स सर्च करने लग जाते हैं कि किसी भी तरह से उन विटनेसेस की जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उनकी क्रेडिबिलिटी हम ख़त्म कर दें। पुलिस ने चार्जशीट लगा दी और उसके बाद उन लोगों ने स्टेट प्रोसिक्यूटर के पास वो केस भी दे दिया। अभी यहाँ पे एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ हुई, स्टेट प्रोसिक्यूटर ने वो केस ग्रैंड ज्यूरी के आगे रखा। तो यहाँ पे ये आगे चल के बहुत कंट्रोवर्शियल माना जाती है ये बात, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग केस पुलिस ने बिल्ड किया था एज पर देम कि उनको ग्रैंड ज्यूरी के पास लेके जाना ही नहीं चाहिए था इस केस को और सीधा चार्ज करके उस पर प्रोसिक्यूशन शुरू करना चाहिए था। बट वो ग्रैंड ज्यूरी के पास लेकर गए और उन्होंने केस पता नहीं किस तरीके से पेश किया लोगों के उन ग्रैंड ज्यूरी के आगे कि उन लोगों ने जो अपना फैसला सुनाया उसमें इतने बड़ी एक इशू को आप सोच के देखो, 30 to 35 माइनर गर्ल्स मसाजिंग हिम फॉर मनी, not just that, massaging him naked, some of them were also taken advantage of और काफ़ी लड़कियों ने इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में भी बताया। प्लस पुलिस ने हर लड़की से पूछा था क्या आप एक प्रोफेशनल मसूस हो, क्या आपने एक प्रोफेशनल मसूस की ट्रेनिंग ली है, एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम सेड नो। एंड जो लड़कियां दूसरी लड़कियों को रेफर करके लेके जाती थी एप्स्टीन के पास उनको कमीशन मिलती थी।
लेकिन जो ग्रैंड जूरी ने चार्जेस वापस किए कि एप्स्टीन के ऊपर आप ये चार्जेस फाइल कर सकते हो, वो थे मिनिमाइज्ड चार्ज ऑफ सोलिसिटिंग प्रोस्टिट्यूशन। उसमें माइनर्स का कोई मेंशन ही नहीं था। और एक केस जिसमें आप कुछ लड़कियों की बात करें और कुछ माइनर लड़कियों की बात करें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे माइनर्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे स्ट्रिक्टली बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो जाती है। इंडिया में भी ऐसा ही है, जैसे कि आप पॉक्सो एक्ट के बारे में जानते हो। सो जहाँ पे भी पॉक्सो एक्ट लग जाती है वहाँ पे एवरीबडी नोज फ्रॉम द बिगिनिंग देयर इज़ नो कमिंग बैक, देयर इज़ नो वे आप इससे बाहर निकल सकते हो। उसके बाद जून में बेसिकली ग्रैंड जूरी सिर्फ जो 2 लड़कियों को मेन विटनेस बना के पुलिस ने रखा था इस केस में, ग्रैंड जूरी उनमें से सिर्फ एक ही लड़की के अकाउंट को सुनती है और दूसरी जो माइनर लड़की है उसका स्टेटमेंट भी नहीं लिया जाता है। तो इस बारे में भी आगे चल के बहुत क्वेश्चंस उठेंगे। एप्स्टीन के लॉयर साइड में अपनी नेगोशिएशन शुरू कर देते हैं और उस नेगोशिएशन में वो बोलते हैं कि हम एप्स्टीन एक प्री ट्रायल इंटरवेंशन प्रोग्राम में एंटर कर जाएगा और आप उसको कोई जेल टाइम मत देना। अब दिस इज सच अ जोक, आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई। बिकॉज प्री ट्रायल इंटरवेंशन प्रोग्राम क्या होता है कि एप्स्टीन के ऊपर आप कोई क्रिमिनल चार्जेस मत लगाओ, आप उसको कम्युनिटी सर्विस दे दो या प्रोबेशन दे दो या कोई ऐसी मतलब कहीं पे डोनेट करना है, पैसा देना है, कहीं जाके थोड़ा बहुत कम्युनिटी के लिए काम करना है, आप इस तरह की उसको सज़ा दे दो। ऐसी सज़ाओं में क्या होता है कि ज़्यादातर आपके रिकॉर्ड पे क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनता है और आप अपनी सज़ा जैसी पूरी कर लेते हो आपको छोड़ दिया जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ये उन क्रिमिनल्स के लिए होता है जो छोटी मोटी कोई क्राइम्स करते हैं, लिटरली मतलब सजेस्टिंग इट। एंड आई एम श्योर कि एप्स्टीन के जो लॉयर्स होंगे वो ऑब्वियसली बहुत रिच है बंदा, तो उसने बेस्ट लॉयर्स चुने होंगे। एंड टू इवन सजेस्ट सच अ जोक एंड सच अ स्लैप ऑन द सिस्टम कि मतलब वो ऐसा सजेस्ट भी कर सकते हैं। पर पाम बीच पुलिस ने जो उसके जो चीफ थे वो इस सब पूरे प्रोसीडिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस बात से खुश नहीं थे कि जो स्टेट अटॉर्नी है उसने ग्रैंड जूरी के सामने रखा ही क्यों केस। इट वाज अ स्ट्रेट केस, तो ग्रैंड जूरी की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरी बात, अगर रखा भी तो किस तरीके से एक्सप्लेन किया कि वो ये मान ही नहीं सकते कि हम किसी भी इंसान को ये बताएं कि 30 से 35 लड़कियां तो हमने इतने से टाइम में निकाली हैं तो हमें पता लगी हैं। एप्स्टीन के और शहरों में और भी घर हैं, अगर वो इंसान एक जगह ये कर रहा है तो और भी जगहों पे कर रहा होगा, क्योंकि इंसान की फितरत नहीं बदलती। तो ही वॉज अपसेट एंड ही न्यू कि ये हैंडल जो हो रहा है एप्स्टीन का केस, ये बिल्कुल भी ठीक हैंडल नहीं हो रहा है एंड क्लियरली यहाँ पे कुछ ना कुछ झोल है। तो वो क्या करते हैं, उनके क्षमता में सिर्फ एक चीज़ होती है, वो ये केस FBI को रेफर कर देते हैं और FBI जो है वो अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। FBI जो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है वो उसका नाम देती है ऑपरेशन लीप ईयर एंड वो इसमें जो पॉसिबल क्राइम है उसका नाम रखते हैं चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर प्रॉबेबली वही इन्वॉल्व है, ऐसा FBI को लगता है। सो नवंबर में बेसिकली 2006 भी पूरा निकल गया। नवंबर में FBI अपनी इंटरव्यू शुरू करती हैं जो पोटेंशियल विटनेसेस हैं, जो पुलिस चीफ ने उनको डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए हैं, जितनी भी हिस्ट्री बताया वो सब विक्टिम्स, विटनेसेस सबके पोटेंशियल लिस्ट उठाती है और उन सबको इंटरव्यू करना शुरू करती है। कहाँ से? फ्लोरिडा से, न्यूयॉर्क से और न्यू मैक्सिको से। इन 3 जगहों से क्यों? क्योंकि एप्स्टीन के इन तीनों जगहों पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। 2005 मार्च का चलता हुआ केस 2007 में पहुंच जाता है। यूएस अटॉर्नी का जो ऑफिस है वो एक केस प्रिपेयर करता है जो फेडरल कोर्ट के सामने रखेंगे। अब ये नेशनल लेवल पे चली गई है। अब एक स्टेट से निकल के बाद, फ्लोरिडा से निकल के बाद न्यूयॉर्क तक भी पहुंच गई, न्यू मैक्सिको तक भी पहुंच गई। तो अब ये और ऊपर से FBI इन्वॉल्व है, तो वो एक केस प्रेजेंट करते हैं कि हम फेडरल कोर्ट में ये केस प्रेजेंट करेंगे। बट एप्स्टीन के जो लॉयर्स हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक मीटिंग करनी है आपके साथ टू डिस्कस द इन्वेस्टिगेशन। मई में ये बात रखी जाती है, जून में मीटिंग होती है। 53 पेज का इंडाइटमेंट क्या होता है कि पोटेंशियल चार्जशीट, एक तरह से वो 53 पेजेस की चार्जशीट जो है वो यूएस अटॉर्नी के ऑफिस ने प्रिपेयर की होती है एप्स्टीन के अगेंस्ट बेस्ड ऑन ऑल द इन्वेस्टिगेशन दैट दे हैव डन। ये चार्जशीट प्रिपेयर हो गई है और साइड बाय साइड एप्स्टीन के लॉयर्स वहाँ पे यूएस अटॉर्नी के ऑफिस के साथ नेगोशिएशन शुरू करते हैं एक प्ली डील की।
प्री डील माने कि बीच का रास्ता ढूंढ लेते हैं, कोई डील कर लेते हैं कि आप कुछ टर्म्स रखो, हम कुछ टर्म्स रखेंगे, नॉन नेगोशिएबल्स को डिस्कस करेंगे और जितना कम उसकी सज़ा करवा सकते हैं वो करवाएंगे। तो यहाँ पे प्ली डील की बात साइड बाय साइड शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ ऑब्वियसली चार्जशीट फाइल हो गई है और कोर्ट में प्रेजेंट भी हो गई है और साथ में प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं। अभी वहाँ पर ग्रैंड जूरी बैठती है और वो सबीना करती है एप्स्टीन। सबीना क्या होता है कि नोटिस दे देना कि ये चीज़ आप प्रेजेंट करो कोर्ट के सामने, एक तरह से वारंट ऑफ सॉर्ट्स। तो वो सबीना करती है कि एप्स्टीन के जितने भी कंप्यूटर्स थे जो 2005 में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एप्स्टीन के पाम बीच वाले होम से गायब हो गए थे, वो सारे कंप्यूटर्स आपको सामने लाने पड़ेंगे। सबीना के वक्त क्या होता है, वहाँ पे उनके पास सर्च वारंट था सिर्फ उस घर का, तो वो सिर्फ उस घर में सर्च वारंट कर सकते थे। तो अगर एप्स्टीन ने वो उठा के अपने ऑफिस में भी रखे थे तो पुलिस कुड नॉट हैव टेकन दोज कंप्यूटर्स। अभी सबीना का मतलब है आपकी चीज़ है, आप कहीं से भी ढूंढ के लाके प्रेजेंट करो, आपको करनी पड़ेगी। अब यूएस अटॉर्नी, जिनका नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी क्योंकि ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर, अभी रिसेंट जो यूएस गवर्नमेंट बनी थी उसमें भी ही रिसीव्ड अ मेजर पोजीशन इन द कैबिनेट। हिज नेम इज़ अलेक्जेंडर अकोस्टा। नाउ इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि इन्होंने केस ढंग से हैंडल नहीं किया, तो यू विल कनेक्ट द डॉट्स योरसेल्फ। तो बेसिकली वो डायरेक्ट नेगोशिएशंस कर रहे हैं एप्स्टीन के लॉयर्स के साथ प्ली डील के बारे में और उसी टाइम पे सबीना भी हो चुके हैं कंप्यूटर्स। अब ऑब्वियसली एप्स्टीन के लॉयर्स, उनको और ज़्यादा जल्दी हो रही है कि हम ये प्ली डील का जो डिस्कशन है, नेगोशिएशन है, इसको जल्दी से जल्दी क्लोज करें वरना हमें कंप्यूटर्स पेश करने पड़ेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है आपको, इतने टाइम में कंप्यूटर्स या जो भी चीज़ आपको बोली गई है लाने के लिए आपको वो ला के रखनी पड़ेगी। अगर उससे पहले वो प्ली डील पे पहुंच जाते हैं तो वो कंप्यूटर्स देने से बच जाएंगे। और कंप्यूटर्स में हमने एप्स्टीन के बटलर ने बताया था कि उसमें कुछ स्पेशल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो वो एविडेंस वो लॉयर्स ऑब्वियसली कोर्ट तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स जो थे वो बहुत सारे प्ली अग्रीमेंट्स बनाते हैं, पर हर प्ली अग्रीमेंट में कोई ना कोई कमी निकाल के एप्स्टीन और उसके लॉयर्स वो अग्रीमेंट्स रिजेक्ट कर देते हैं। टू थिंक कि आपने इतना बड़ा क्राइम किया है, आप जानते हो आपने ये क्राइम किया है, उसके बावजूद आप में इतनी हिम्मत है कि आपको जो प्ली अग्रीमेंट्स जो मिल भी रहे हैं इस केस में पता नहीं कैसे, और वो भी आप रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि वो आपके मन मुताबिक नहीं। ये वही बात हो गई कि मैंने ये क्राइम किया और पनिशमेंट भी मेरे हिसाब से ही दोगे तुम। तो फाइनली सितंबर 24 को वो लोग एक प्ली अग्रीमेंट साइन करते हैं, बट उसके बावजूद अब एप्स्टीन की कोर्ट अपीयरेंस डिले की जाती है। अब जब तक एप्स्टीन कोर्ट में पेश नहीं होता है तब तक वो अग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। सो साइन तो उसने कर दिया है बट वो अग्रीमेंट अभी भी अग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि आपको कोर्ट में अपनी प्रेजेंस के सामने वो बोलना पड़ेगा कि प्ली अग्रीमेंट मैंने साइन कर दिया है। फिर अक्टूबर में वो जो नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट आपका साइन होता है एप्स्टीन का, उसके बारे में अभी भी उसके लॉयर्स फिर से डिबेट कर रहे होते हैं अकोस्टा के साथ, और वो बोलते हैं कि हमारी 3 कंडीशंस हैं जिस पे हम अग्रीमेंट साइन करने को रेडी हो जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि जितने भी विक्टिम्स हैं इसमें मेंशन्ड है इस केस में, उनको आप नोटिफाई नहीं करोगे इस अग्रीमेंट के बारे में, डील के बारे में, और डील जो है वो सीक्रेट रहेगी, आप उसको सील करके रखोगे, आप कभी भी उस डील को रिवील नहीं कर सकते पब्लिक में। और जितने भी ग्रैंड जूरी सबीनास थे वो सब कैंसिल कर दिए जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे उसके अगेंस्ट सारा एविडेंस हटा दिया जा रहा है। ये भी हटा दिया जा रहा है कि लोग आवाज़ ना उठाएं कि इतने बड़े क्राइम की इतनी कम सज़ा, तो वो डील भी सील करवाई जा रही है। और ये तो बताया ही नहीं जा रहा विक्टिम्स को कि कोई डील हुई भी है। विक्टिम्स को यही लगता रहेगा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एप्स्टीन के लॉयर्स जो हैं, बिकॉज फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ये पॉइंट्स ऐड करने से मना कर देते हैं, तो वो बोल देते हैं कि हम डील नहीं साइन करवाएंगे। तो फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हमारी तरफ से भी एक पॉइंट ऐड होगा इस अग्रीमेंट में, और वो पॉइंट ये होगा कि जितने भी एप्स्टीन के विक्टिम्स हैं फ्यूचर में उनको एक मास्टर प्रोवाइड किया जाएगा, समवन टू फाइट देयर सिविल केसेस। अगर वो फ्यूचर में सिविल केसेस करना चाहें एप्स्टीन पे फॉर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, तो वो केसेस फाइल करने में एक उनको लॉयर या कोई एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा। एप्स्टीन के लॉयर्स इस बात को अग्री नहीं करते हैं, वो कहते हैं हम ये भी अलाउ नहीं करेंगे। और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस
को वो रीच आउट करते हैं थिंकिंग कि भाई एप्स्टीन इज़ अ बिग मैन, राइट। तो वो अप्रोच करने की कोशिश करते हैं और इन लॉयर्स को सामने प्रोसिक्यूटर्स को थोड़ा सा इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं और वो यूएस डिपार्टमेंट जस्टिस के पास खुद से ही चले जाते हैं टू से कि आप ये अग्रीमेंट जो है इसको एक बार देखो, रिव्यू करो। तो वो रिव्यू में उनको पता है कि इसमें और डिले हो जाएगा, तो वो जितना लंबा खींच सकते हैं इस प्रोसेस को खींचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कोई ना कोई पीछे से विक्टिम्स को बाय कर लें, धमका के चुप करा दें, कुछ ना कुछ वो एडजस्टमेंट्स करने में लगे हुए थे। और विक्टिम्स को इस टाइम पे बोला जाता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनको कोई आइडिया नहीं दिया जाता कि कोई प्ली डील के बारे में नेगोशिएशंस चल रही हैं या कुछ इस तरह से हो रहा है। ऐसे करते करते 3 साल बीत जाते हैं, 2008 शुरू हो जाता है और एप्स्टीन के लॉयर्स अकोस्टा के पास जाके बोलते हैं कि एप्स्टीन ये अग्रीमेंट साइन नहीं करेगा बिकॉज ही डजंट अग्री विद द डील जो उसको प्ली डील दी जा रही है। और उस डील में एक्चुअली ये बोला जाता है कि एप्स्टीन को एज अ ऑफेंडर रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ पर एक लॉ है कि अगर इस तरह के क्राइम्स में आप इन्वॉल्व होते हो तो एक लेवल के बाद आपको वो रजिस्टर करना पड़ता है ताकि आप फ्यूचर में कुछ भी करें आपके रिकॉर्ड पे वो परमानेंटली चढ़ गया कि आपने ये क्राइम किया है। सारी नेगोशिएशंस और रिव्यूज़ होते रहते हैं। एफबीआई इस दौरान अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है और वो और भी विटनेसेस को और भी एविडेंसेस को इकट्ठा कर लेती है। अब क्योंकि उन्होंने और विटनेसेस और एविडेंस इकट्ठा कर लिया होता है तो वो लोग एक नया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं ग्रैंड जूरी के सामने रखने के लिए, क्योंकि अब उनका केस और भी स्ट्रांग हो जाता है। अब इस दौरान क्या होता है कि जो है वो वापस बोलता है कि अगर इस टाइम पे आपका कोई अग्रीमेंट साइन नहीं होता तो हम डॉक्यूमेंट के बेसिस पे एप्स्टीन को फेडरली प्रोसिक्यूट करना शुरू कर देंगे। अब इसमें क्या होता है, एप्स्टीन के लॉयर्स फाइनली एप्स्टीन से डील साइन करवा लेते हैं क्योंकि उनको एक तरह से धमकी मिल गई और ये डील साइन होती है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसको बोला जाता है द स्वीट हार्ट डील। आप ये कहीं भी देखोगे ये सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी क्योंकि ये इतनी लीनियंट डील एप्स्टीन को मिली थी कि पीपल वर शॉक्ड जब उनको इस डील के बारे में पता चला था। ये स्वीट हार्ट डील अकोस्टा ने बेसिकली उसमें क्या दिया होता है, एक काउंट ऑफ सॉलिसिटेशन प्रोस्टिट्यूशन और एक काउंट माइनर के साथ प्रोस्टिट्यूशन सॉलिसिटेशन का। सो दिस वॉज लाइक पीनट्स। इसकी सज़ा उसको क्या मिलती है, 18 महीने जेल और उसके बाद 1 साल तक हाउस अरेस्ट और 2 साल में 2 बार उसको एज अ ऑफेंडर रजिस्टर करना है फ्लोरिडा में, सिर्फ फ्लोरिडा में। विक्टिम्स को जब डील साइन हो चुकी होती है, एप्स्टीन जेल पहुंच चुका होता है, उस टाइम पे पता लगता है कि एक डील हो गई है और डील साइन भी हो चुकी है, जो कि विक्टिम्स के राइट्स के अगेंस्ट है। अगर एज पर द अमेरिकन लॉ अगर कोई भी इस तरह की डील हो रही होती है तो विक्टिम्स को केस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में बताया जाता है। इट्स लाइक जो फेडरल प्रोसिक्यूटर था वो एक तरह से विक्टिम्स का लॉयर था और उसने अपने ही क्लाइंट को नहीं बताया कि हम आपके जो ऑफेंडर है जिसने आपके साथ बुरा किया है हम उसको एक डील दे रहे हैं। विक्टिम्स अब केस में कोर्ट में एक और केस फाइल करते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि हमारे राइट्स वायलेट हुए हैं, प्लस वो ये भी बोलते हैं कि हमें जो डील हुई है वो बताओ क्या डील हुई है। तो एज पर द अग्रीमेंट एप्स्टीन की वन ऑफ द कंडीशंस थी कि डील डिस्क्लोज नहीं होएगी। तो लॉयर्स जो होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि डील हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो अग्रीमेंट का पार्ट है। तो इसमें 1 साल तक विक्टिम्स अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं। तो एप्स्टीन के अगेंस्ट लड़ना छोड़ो, वो साइड रखो, अपने ही राइट्स के अगेंस्ट वो लड़ना शुरू करते हैं 1 साल के लिए। अब एप्स्टीन की जो जेल की सज़ा होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि उसको लीनियंसी दी जाती है। उसको बोला जाता है कि आप जेल में जो 18 मंथ्स की आपकी जेल की सज़ा है उसमें आपको अलाउड है टू गो टू वर्क, आप अपने सिर्फ ऑफिस तक जा सकते हो। तो उसका प्राइवेट ड्राइवर आता था उसको उठाने और उसको ऑफिस लेके जाता था। वो फिर रात को लेट ऑफिस से आता था, बेसिकली वो जेल में खाली सोने आता था। 6 दिन वो ऑफिस जाता था और उस दौरान भी उसको उस 18 महीने की सज़ा में भी 5 महीने पहले ही रिलीज़ कर दिया ऑन अकाउंट ऑफ गुड बिहेवियर। इसी दौरान फिर एप्स्टीन को जब जेल से निकल जाता है और फिर हाउस अरेस्ट की बारी आती है तो हाउस अरेस्ट के दौरान भी उसको देखा जाता है कई बार कि वो आराम से अपना घूम रहा है, टहल रहा है इधर उधर, और उसका जो पैरोल ऑफिसर उसके साथ होता था वो बोला जाता था हाँ उसको एक्सरसाइज करना तो अलाउड है ना, ही इज़ ऑन अ वॉक, वो एक्सरसाइज कर रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू क्योंकि उस दौरान वो कई बार अपने और जगहों वर्जिन आइलैंड्स और कहाँ कहाँ पर वो गया है, उसने ट्रैवल किया है।
ऐसा ट्रैवल लॉग्स में बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता किया गया। विक्टिम्स उसके और जगहों से उठकर आते हैं और वो लोग उसके ऊपर केसेस फाइल करने शुरू करते हैं, जिसमें से कुछ केसेस सक्सेसफुल होते हैं और उसको न्यूयॉर्क में भी बोला जाता है कि लेवल 3 जो सबसे मैक्सिमम लेवल होता है एक ऑफेंडर को रजिस्टर करने का, आपको लेवल 3 पे रजिस्टर करना पड़ेगा। एप्स्टीन इसको फाइट करता है बट वो लूज़ कर जाता है ये फाइट और उसको ये लेवल पे रजिस्टर करना ही पड़ता है। एप्स्टीन के ये केस के उठने के बाद कई सारे ऐसे विक्टिम्स होते हैं जो खुद से उठ के सामने आते हैं। उसमें से एक सबसे फेमस विक्टिम थी वर्जीनिया जॉफ्री। 2011 में वो पब्लिक आई और उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील की और उसने बोला कि ये मैं थी और ये मेरे साथ हुआ है। और उसने ये भी बोला कि एप्स्टीन ने मुझे अपने और रिच और फेमस जितने भी उसके जानकार थे, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग, उन सब के पास भी भेजा था व्हेन आई वाज अ माइनर। तो दिस वाज वेरी ग्राउंड ब्रेकिंग। और इस पूरी स्टोरी को एक जर्नलिस्ट थी जो फॉलो कर रही थी फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड व्हेन शी वाज फॉलोइंग इट शी वाज शॉक्ड कि इतना बड़ा केस इतनी आसानी से कैसे ढक गया। लाइक ना मीडिया में इसका शोर मचा था उस टाइम पे, ना किसी और ने इसके बारे में बात की। तो ये हो क्या रहा है, लाइक सो मेनी माइनर गर्ल्स एंड एक के बाद एक कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो 2018 में जूली ब्राउन वॉज द रिपोर्टर जिसने एक एक्सपोजे पब्लिश किया एप्स्टीन के बारे में। जो एक्सपोजे था वो उसने पब्लिश किया था मायामी हेरल्ड करके एक पेपर था, उसके अंदर वो ऑब्वियसली फ्लोरिडा में ओरिजिनेटेड था। एंड आज भी अगर आप इंटरनेट पे जाओगे, मायामी हेरल्ड ने क्या ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट की है इस केस पे। दे हैव बिन सो रूथलेस, दे हैव बिन सो ऑनेस्ट, दे हैव फॉट सो गुड ऑन दिस केस। आप उनकी कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी रिपोर्ट्स पढ़ो एंड उन्होंने बिना डरे, बिना किसी से इंटिमिडेट हुए इस केस पे रिपोर्ट किया है। जूली ब्राउन ने 80 और विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए, जिसमें से 60 को वो मिल चुकी थी, उनकी स्टेटमेंट्स ले चुकी थी। उसने अपने आर्टिकल में ये भी बोला कि वर्जीनिया जॉफ्री के जो क्लेम्स थे उसमें वर्जीनिया जॉफ्री ने एक और बात बोली थी कि एप्स्टीन के बर्थडे पे ट्रिपलेट्स का एक 12 साल की ट्रिपलेट्स थी, उनको फ्लाई कराया गया था कहीं बाहर से और एप्स्टीन के बर्थडे वाले दिन उनको एक्सप्लॉइट किया गया था। एंड नेक्स्ट डे दे वर फ्लोन बैक, जहाँ से उनको लाया गया था वापस उनको वहाँ भेज दिया गया। इसके अलावा उसने अपने आर्टिकल में ये भी एक्सपोज किया कि एप्स्टीन ने यूरोप में एक मॉडलिंग एजेंसी जिसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और उस मॉडलिंग एजेंसी का जो हेड था वो उसको लड़कियां सप्लाई करता था। एंड एप्स्टीन यूज्ड टू गेट दोज गर्ल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इमेजिन। सो जो जूली ब्राउन ने 80 लड़कियां ढूंढी हैं, 60 लड़कियां ढूंढी हैं, पहले पुलिस ऑफिसर्स ने 30-35 गर्ल्स ढूंढी हैं, दैट इज़ नथिंग इफ़ यू थिंक अबाउट दिस। ये सारे एक्सपोजे के बाद ये स्टोरी वापस से उठी एंड पीपल वर शॉक्ड एट दिस रियलिटी। आज अगर आप ये बात फिर से किसी से करोगे जिसको इसके बारे में ऑलरेडी पता है, दे विल बी लाइक हाँ दिस इज नॉर्मल, बिकॉज दे हैव बिन रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड इसमें जैसे जैसे अभी आप खाली एप्स्टीन का नाम सुन रहे हो, फिर आप धीरे धीरे और इंटरनेट पे जब इसके बारे में पढ़ोगे आपको और नाम दिखेंगे जो इतने बड़े, इतने फेमस लोग हैं। एंड आज के टाइम में वो सब शायद डिनाई करेंगे, बट आप एक ऐसे इंसान के साथ एसोसिएट हो गए हो। अब वी डोंट नो व्हाट्स द ट्रूथ एंड व्हाट्स नॉट, बट वी नो फॉर अ फैक्ट व्हाट दोज फाइल्स कंटेन। सो एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो फाइल्स हैं जो FBI ने एविडेंस इकट्ठा किया था अगेंस्ट एप्स्टीन। तो जितना भी उसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग्स उसके कंप्यूटर से, उसकी फोटोग्राफ्स, जितने भी लेटर्स, रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग इज ऑन इन दोज फाइल्स। दोज आर कॉल्ड द एप्स्टीन फाइल्स। इस आर्टिकल की वजह से वापस 2018 में जाकर ये केस रीओपन होता है। 2005 में शुरू हुआ केस 2018 में रीओपन होता है। और इसके बाद 2019 में जिस अरेस्ट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टीटोबरो एयरपोर्ट न्यू जर्सी से उसको अरेस्ट किया गया था, 2019 में एप्स्टीन को फिर से अरेस्ट किया जाता है। सो इमेजिन 2008 की स्वीट हार्ट डील के बाद एप्स्टीन फ्री था, कुछ लाइक पेटी सी उसको पनिशमेंट दी गई और उसके बाद वो फिर से उन्हीं सर्कल्स में घूम रहा था। और उसके बाद 2019 में उसको अरेस्ट किया जाता है। उसकी बेल प्ली उस टाइम पे रिजेक्ट कर दी जाती है क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ अ मॉडर्न वर्ल्ड, इंटरनेट है, मीडिया है, मच मोर अवेयर हैं लोग, ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सो
ऑल्सो कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट भी कम है, एंड बार बार आप एक क्राइम के लिए पकड़े जा रहे हो तो बार बार बचना इतना आसान नहीं है. बट 2019 के अरेस्ट के बाद 1 महीने के बाद एप्स्टीन वॉज फाउंड डेड in his jail cell under very suspicious circumstances. As I said, बहुत सारी conspiracy theories हैं which I won't be touching upon in this episode, but if you read about it there's a lot of material available online and you will understand कि क्या connection है, लोग क्यों बोल रहे हैं कि Epstein files में ये leader है वो leader है. बहुत exaggerated claims भी हैं कि just because किसी के बारे में discussion हो रही है तो वो इंसान भी Epstein से related है, ऐसा नहीं है. But yes, Epstein had relationships with a lot ऑफ बिग वर्ल्ड लीडर. ऐसा बोला गया लास्ट में कि एप्स्टीन ने सुसाइड कर लिया अपने जेल सेल में, बट वहाँ के लॉ के हिसाब से ऐसा होता है कि इस तरह से अगर आप किसी को रखते हो और पहले से उसने कोशिश की होती है सुसाइड की, तो आपको उसको सुसाइड वॉच पे रखना होता है. ईदर वे आपको उसको सुसाइड वॉच पे रखना ही था बिकॉज ही वॉज केप्ट अलोन. तो उस दिन एकदम से जेल सेल के कैमरा, CCTV कैमरास जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं. जो गार्ड्स थे वो ड्यूटी पे नहीं होते हैं या अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं या कुछ चेंजेस होते हैं और सुसाइड वॉच भी उस दिन फेल हो जाता है. तो ये सब काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें थी उस टाइम पे. होपफुली आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा एंड इस केस के ऊपर मैंने जितना फैक्चुअल हो सकता था उतना रिपोर्ट किया आप लोगों को. स्टे ट्यून्ड एंड वॉच आउट फॉर एपिसोड 5. अगर आप लोगों के पास कोई रिकमेंडेशंस हो तो कमेंट डाउन बिलो एंड डू शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग क्राइम कहानी. मैं आपकी होस्ट आस्था एंड अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में. बाय.